Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. So today's topic is about a cell, its different organelles and organization of cell. So let's start our topic. First of all, I would like to explain that what is a cell. So cell is a structure and functional unit in living organisms. यानी कि जो different types of living organisms है उनकी जो body formation होती है तो उसमें वो सेल से ही बनते हैं। जिस तरह अगर हम दीवार की मिसाल ले लें तो वो बहुत सारे ईंट जो है मिलकर एक दीवार बनाता है, उससे दीवार बनता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी जो है ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है और यही सेल जो है फिर इससे डिफरेंट टिश्यू बनते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो सेल जो है यही जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो मेन बेसिक यूनिट है वो यही सेल है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो सेल को जो है इसकी डिफरेंट मॉडर्न थ्योरी में इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि यही सेल जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है या तो एक सेल से बनी हुई होंगी या लार्ज नंबर ऑफ सेल से कंबाइन होकर ये बनी हुई होती है। यानी अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी जो है एक सेल से बनी हुई होती है, लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से जब कंबाइन हो जाते हैं तो उससे उसकी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है दैट इज़ कि जो न्यू सेल्स होते हैं यानी कि जो ऑफस्प्रिंग के जो सेल्स होते हैं तो वो पेरेंटल सेल्स की प्री डिवीजन से बनते हैं। यानी कि जो पेरेंटल सेल्स होते हैं उसकी डिवीजन हो जाती है, जिस तरह आपने माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल्स होते हैं उसकी डिवीजन हो जाती है तो उससे न्यू सेल्स बनते हैं। एंड उसमें ये भी है कि जो पेरेंटल सेल्स होते हैं उनसे जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो थ्रू डिवीजन जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है यानी कि जो हम खुराक लेते हैं चाहे कार्बोहाइड्रेट्स में से हो, लिपिड्स हो, प्रोटीन्स हो, तो उसकी डाइजेशन के बाद उसकी जो मेटाबॉलिक पाथवे वो फॉलो करते हैं, यानी उससे जो हमें एनर्जी मिलती है तो फिर वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो इसी सेल में जो है वो मौजूद होते हैं। वो सेल जो है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ये आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखाए गए हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है मोस्टली इसका कलर रेड होता है, तो ये उसके सेल्स के डिफरेंट आपको पिक्चर में दिखाया गया है। देन वाइट ब्लड सेल्स भी आपको इसमें दिखाया गया है। अच्छा, ये भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई गई है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी कि जो इनिशियली जो सेल्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो इस तरह होते हैं। अच्छा, देन ये भी डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिखाई गई है सेल्स की। दिस वन इज़ अमीबा प्रोटियोज के जो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है जो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जस्ट एक ही उसका सेल होता है। इसकी पूरी बॉडी जो है ओनली सिंगल सेल से बनी हुई होती है। दिस वन इज़ फॉर प्लांट्स स्टेम यानी प्लांट स्टेम उसका जो एक जो पूरा स्टेम बना हुआ होता है उसमें जो सेल होते हैं वो इसी तरह का होता है। यानी इसमें जो बीच वाला जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है ये न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में इसके जो सेल मेम्ब्रेन और दिस वन इज साइटोप्लाज्म इसका इसका दिखाया गया है। देन बैक्टीरिया भी ये भी जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो है स्पेरिकल होते हैं, कुछ जो है रॉड शेप होते हैं। तो बैक्टीरिया ये इसमें शो किया गया है। नर्व सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल जो हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन का रोल जो है प्ले करते हैं, तो ये इसकी जो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह यानी कि इम्पल्स के फॉर्म में जो इससे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जो ये सर्कुलेट करता है तो इसके सेल्स जो है इस तरह होते हैं। देन रेड ब्लड सेल जिस तरह पहले पिक्चर में शो किया गया तो रेड ब्लड सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो बाई कनकेव शेप में इस तरह रेड कलर की होती है। अच्छा, देन
कि जो सेल्स की कंपोजिशन होती है वो कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल की कंपोजिशन में मौजूद होते हैं। तो ईच लिविंग सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग मटेरियल का प्रोटोप्लाज्म, यानी जो सेल्स होता है उसकी जो बेसिक कंपोजिशन होती है वो प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। फिर इस जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसकी फॉर्मेशन में मोस्टली जो है 70% इसमें वाटर मौजूद होता है। देन जो बाकी अमाउंट में 100 में से जो है उसमें फिर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की अमाउंट मौजूद होती है। अच्छा, देन व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। असल में ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये तीन जो सेल के स्ट्रक्चर में अब आगे हम पढ़ेंगे, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके जो सब पार्ट्स होते हैं, तो मेनली प्रोटोप्लाज्म जो है इन तीनों पार्ट से बना हुआ होता है। यानी कि जो सेल सरफेस में जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, देन उसका जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जो इनर पार्ट होते हैं, देन न्यूक्लियस। तो ये तीनों पार्ट जो है कंबाइन होके प्रोटोप्लाज्म यानी उसका जो सेल की पूरे स्ट्रक्चर होती है ये बनाता है। अच्छा, देन कि सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट एंड एनिमल्स है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, कौन कौन से इसमें मौजूद होते हैं और एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है ये हमने जानना है। अच्छा, इस डायग्राम में जो है आपको एनिमल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस है वो शो किया गया है। एनिमल सेल्स में जो है मोस्टली जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में एग्जिस्ट करता है और जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उस सेल न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें ये कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन से आउटर एक दूसरी मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है वो सेल वॉल की बनी हुई होती है, देन उससे इनर पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन का होता है। अच्छा, थर्ड इसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ वेक्यूल, यानी वेक्यूल का जो प्लांट सेल होते हैं उसमें जस्ट एक ही वेक्यूल होता है जो साइज में बड़ा होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं सराउंड और उसमें बिखरे हुए होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जस्ट एक ही वेक्यूल होता है, उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, इस वजह से जो उसका न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल मिड ऑफ द सेल में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये भी जो है एनिमल सेल को शो किया गया, इसके डिफरेंट पार्ट्स, इसके जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं इसको शो किया गया है। अच्छा, दिस डायग्राम आल्सो शो एनिमल सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं, वेयर न्यूक्लियस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसमें ये क्लियरली जो है शो किया गया है। अच्छा, अब हमने जो है वन बाय वन हर एक जो सेल ऑर्गेनल है उसको पढ़ना है। सो फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है और कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। तो जिस तरह जो है इस डायग्राम में जो है शो किया गया है कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें मोस्टली जो है लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, अभी कितने अमाउंट में मौजूद होते हैं, तो लिपिड्स जो है मोस्टली 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स मौजूद होते हैं। फिर प्रोटीन्स जो है 60 to 80% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। फिर इसमें एक स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, जिस तरह इसमें पिक्चर में दिखाया गया है इसकी स्ट्रक्चर को, तो साइड पे जो है यानी कि जो यहाँ पे यहाँ पे जो है लिपिड्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके इन बिटवीन जो है जो जिसको जो है यहाँ ये ब्लू कलर से शो किया गया है, ब्लू कलर के जो है ये प्रोटीन होते हैं। अच्छा, प्रोटीन इसमें जो है दो तरह के प्रोटीन्स इसमें मौजूद होते हैं, जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कंप्लीट दिस वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो लिपिड लेयर से यानी कि पूरा जो अपर लेयर होता है
दिस वन अपर लेयर और जो लोअर लेयर होता है कम्प्लीटली उसके के साथ मिले हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और दिस वन यहाँ पे जो लोअर साइड पे ये शो किया गया है ब्लू कलर से, ये प्रोटीन जो है इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन भी इनको कहते हैं। अच्छा, ये प्रोटीन जो है कम्प्लीटली जो अपर और लोअर साइड होते हैं लिपिड बाइलेयर जो होती है, तो उस तक की मौजूद नहीं हुए होते हैं, बल्कि जस्ट एक साइड पे ही मौजूद होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई प्रोटीन्स की बात। अच्छा, इसमें जो लिपिड्स बाइलेयर होती है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट्स इसमें जो है ये दिस वन डार्क ब्लू कलर से इसको शो किया गया है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है इस तरह फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये कंजुगेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, या तो ये प्रोटीन्स के साथ मौजूद होंगे, जिस तरह यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में मौजूद है। तो यानी कि ये कंजुगेटेड फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साथ ही कंबाइन हुआ है। तो ये स्मॉल अमाउंट में जो है अपर और लोअर साइड पे जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये किस तरह जो है फंक्शन इसका होता है, क्या फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं, तो जो साइड्स पर लिपिड बाइलेयर होते हैं उस वो क्या करता है, क्योंकि लिपिड्स जो है नॉन पोलर होते हैं, तो लिपिड्स क्या करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की यहाँ से इस तरह ट्रांसफरिंग करते हैं, यानी सेलेक्टिवली जो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो वो यहाँ से जस्ट ट्रांसफ़र होंगे लिपिड का जो लेयर होता है। ठीक है, देन जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो शुगर्स है या न्यूक्लिक एसिड है या इसके अलावा वाटर है, उसकी जो है सेलेक्टिवली ट्रांसफरिंग करता है, या तो सेल के अंदर जो है ये डिफ्यूज़ कर जाएंगे, या अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो फिर ये एक्सट्रीट होंगे सेल से। तो इस तरह जो है जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है ये सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफरिंग करता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड, यानी कि जितना एक सेल की ज़रूरत होती है, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए हो या नॉन पोलर के लिए, तो उसी के मुताबिक जो है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसकी सेलेक्टिवली ट्रांसफरिंग करता है। इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसको कहते हैं कि ये पार्शली परमिएबल होता है। पार्शली परमिएबल यानी कि ये नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको सेलेक्टिवली जो है अलाउ करता है, या तो ये सेल के में जो है एंटर होंगे या जो है इससे एक्सक्रीट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक सेल में, तो न्यूक्लियस जो है मोस्टली जो इनर साइटोप्लाज्म होता है, इन बिटवीन ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है ये एनिमल सेल्स में मौजूद होता है। अच्छा, न्यूक्लियस को अब कब जो है डिस्कवर किया गया, सो 1838 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अच्छा, अब न्यूक्लियस इसका फंक्शन क्या, इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ मोस्टली 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसकी जो है थिकनेस होती है, लेंथ इसकी होती है। फिर अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन जो है ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, इसके अलावा जो आरएनए की सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियस ही में होती है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट बड़ा फंक्शन इसका होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस में होती है। फिर थ्रू प्रॉपर चैनल्स जो है ये प्रोटीन्स जो है फिर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा जो न्यूक्लियस है इसको ये जो बाकी पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं न्यूक्लियस में, तो सारी की सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो इसी न्यूक्लियस जो है उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, ये मोस्टली जो है स्फेरिकल होता है, लेकिन इरेगुलर फॉर्म स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कुछ सेल्स इस तरह होते हैं जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस जो है मौजूद होते हैं। वो सेल्स जिसमें जस्ट एक ही न्यूक्लियस मौजूद हो दैट आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट यानी वो सेल्स जिसमें जस्ट
एक ही न्यूक्लियस मौजूद हो तो उन सेल्स को कहेंगे मोनोन्यूक्लियर। जिस तरह आपको इस डायग्राम में भी शो किया गया है, इस सेल में जो है जस्ट एक ही न्यूक्लियस है, तो इस सेल को हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियर। अच्छा, अब वो सेल जिसमें मोर देन वन यानी टू न्यूक्लियस इसमें मौजूद हो, सो उस न्यूक्लियस को सेल को हम कहेंगे बाई न्यूक्लियर, यानी इसमें दो न्यूक्लियस जो है मौजूद हो। अच्छा, अगर इसके अलावा दो से ज़्यादा हो तो फिर उसको कहेंगे मल्टी न्यूक्लियट। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के बेस पर के यानी कि न्यूक्लियस की तादाद जो है कितनी है उसमें, तो उसके हवाले से इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स बनती है। अच्छा, ये तो हो गई न्यूक्लियस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। पर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस कि एक न्यूक्लियस के जो है कितने पार्ट्स होते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो इसका पार्ट होता है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप भी इसको कहते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे इस डायग्राम में एरो से शो किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो मोस्टली इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो आउटर साइटोप्लाज्म होता है यानी उसकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसकी सेपरेशन करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो मौजूद होगा। इसी की वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनल्स होंगे उससे सेपरेट होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ये न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होता। अच्छा, ये तो हो गई फर्स्ट पार्ट, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप इसमें मौजूद होता है न्यूक्लियस में। दूसरा जो इसमें इसका पार्ट होता है दैट इज़ न्यूक्लियाई, यानी यहाँ इसको जो येलो कलर से शो किया गया है इसको न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो अब न्यूक्लियोलस क्या होता है और किस तरह ये बना हुआ होता है, तो ये आरएनए और प्रोटीन, आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे होती है और मोस्टली ये प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीन। अच्छा, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस भी होता है। कुछ सेल्स इस तरह होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिस तरह इसमें है, जिस तरह इस डायग्राम में आपको शो किया गया है, ये मोनोन्यूक्लियस है, यानी इसमें जस्ट एक ही न्यूक्लियस होता है मौजूद है। अच्छा, अब इसमें इसकी जो कंपोजिशन होती है यहाँ पर, यानी एक न्यूक्लियस में कौन कौन से जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो मोस्टली इसमें जो है डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो यहीं पर होती है। आरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाता है, फिर यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म की तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है दैट इज़ कि ये कंट्रोल करता है जो सेल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो सेल के बाकी ऑर्गेनल्स है वो किस तरह फंक्शन अपने परफॉर्म करेंगे, किस तरह जो है सेल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ और इसकी जो रिपेयर होगी, यानी कि जो वॉर्न आउट पार्ट्स होंगे, यानी वो पार्ट्स ऑफ द सेल जो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, तो उसकी किस तरह जो है फेगोसाइटोसिस होगी। तो ये पूरा एक्टिविटीज़ जो है ये न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल करता है। देन एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, क्या मतलब है इसका कि सेल डिवीजन में जो यहाँ पर इसमें क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है इसकी फिर डिवीजन होती है, यानी डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है वो यहाँ न्यूक्लियस में ही होती है, यानी हेरिडिटी मटेरियल जब पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में जब ट्रांसफ़र होंगे तो फिर वो जो न्यूक्लियस है उसमें ये बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है कौन सा पार्ट होता है और उसमें जो है कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं ये हमने पढ़ना है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो पार्ट ये जो इनर द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है एनिमल सेल्स में, और यहाँ पर जो प्लांट सेल्स होता है प्लांट सेल में ये भी इनर टू द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, लेकिन इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें सेल वाल भी मौजूद होता है। अच्छा, तो अब साइटोप्लाज्म जो है इसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो मोस्टली 90% जो है साइटोप्लाज्म में वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा जो
इनसॉल्युबल वेस्ट होते हैं और जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर की मौजूद होती है। तो इसकी वजह से ये जो है सोल्यूशन फॉर्म में, यानी कि ट्रू सोल्यूशन के फॉर्म में ये मौजूद होता है। अच्छा, तो इसके जो साइड्स होते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के जो आउटर पार्ट होता है वो जेल लाइक होता है, और जो इनर पार्ट होता है यहाँ पे न्यूक्लियस के जो करीब होता है उसमें जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से ये विस्कस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, प्लास्टिड्स है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से पार्ट्स जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के डिफरेंट ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। सो वो पार्ट्स जो इसमें मौजूद होते दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देन सेल वैक्यूल्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया 1850 में। 1850 में इसको जो है मसल सेल्स से इसको जो है डिस्कवर किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मोस्टली हर एक जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब इसकी जो है स्ट्रक्चर किस तरह होती है, तो अगर हम इस डायग्राम में इसको देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है इसमें दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन होता है, दिस वन, ये जो इससे एरो से शो किया गया है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा जो है आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है मोस्टली स्मूथ होती है, यानी दिस दी आउटर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज स्मूथ, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे इसमें इनफोल्डिंग होती है। यहाँ जो ब्लू कलर्स में इसको शो किया गया है इसमें इनफोल्डिंग होती है। ये इनफोल्डिंग यानी कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी, यानी सिंगुलर जो होते हैं इसको क्रिस्टा कहते हैं और प्लूरल जो होते हैं उसको क्रिस्टी कहा जाता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है लिटिल अमाउंट ऑफ डीएनए और राइबोसोम्स जो है मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये हो यानी राइबोसोम्स और डीएनए की इसमें मौजूदगी की वजह से इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसमें होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो है और कोएंजाइम्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट जो है इसमें लिटिल अमाउंट में मौजूद होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन होती है जिसमें क्रेब साइकिल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है इसमें शामिल है, तो उन उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है मौजूद होते हैं। तो फिर इनकी मेटाबॉलिज्म जब हो जाती है तो इनसे जो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वो फिर वो एटीपी जो है यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होती है। फिर वो यही एटीपी जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ये सर्कुलेट हो जाती है। इसी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, यानी कि जितनी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अच्छा, देन नेक्स्ट इज़ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स जो है कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और कहाँ पे ये मौजूद होते हैं, तो अच्छा, राइबोसोम्स को जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया 1955 में पैलेट ने। पैलेट एक साइंटिस्ट था जिसने राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया। इसकी लेंथ जो होती है 20 नैनोमीटर ये डायमीटर का होता है, और इसकी कंपोजिशन में जो है आरएनए और प्रोटीन जो है मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो आरएनए होते हैं ये मोस्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये जो है रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है अटैच होते हैं, दूसरा जो है ये फ्री फॉर्म में जो है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में जो है मौजूद होते हैं। तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अब यानी कि ये वो राइबोसोम्स जो है मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे वो प्रोटीन्स जो राइबोसोम्स जो फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं। अच्छा, अब यही जो राइबोसोम्स होते हैं इसके टू सब यूनिट्स होते हैं, यानी दो इसके पार्ट्स होते हैं जो कंबाइन होके राइबोसोम्स की इससे फॉर्मेशन होती है। जिस तरह आपको डायग्राम में भी शो किया गया है, दिस इज़ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। यहाँ पे जो ये अपर पूरा पार्ट है ये शो करता है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट को, और यहाँ जो नीचे दिस वन ये पूरा पार्ट जो है स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट को शो करता है। अच्छा, अब इन जो टू सब यूनिट्स होते हैं, अब ये किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे इन बिटवीन दीज सब पार्ट्स यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस होते हैं। वो मैग्नीशियम आयंस क्या करते हैं, इन दोनों सब यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। अच्छा, अब इट्स ये तो एज अ होल जो है ये राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर है, यानी कि राइबोसोम्स जो है स्ट्रक्चर का होता है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो मोस्टली जो है टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S। 70S जो राइबोसोम्स होते हैं मोस्टली प्रोकैरियोटिक्स में जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स उसमें मौजूद होते हैं, और जो 80S राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, देन नेक्स्ट ऑर्गेनल इज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल जो है कहाँ पे मौजूद होता है, तो मोस्टली जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है वैक्यूल्स, और ये जो सेल डिवीजन होती है उसमें हेल्प करता है। यानी ये टू नंबर में टू वैक्यूल जो है, दो वैक्यूल जो है एक सेल में मौजूद होते हैं, और नहीं जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स में ये मोस्टली जो है स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं लार्ज नंबर में, लेकिन जो प्लांट सेल्स होता है उसमें जस्ट एक ही वैक्यूल होता है जो इन बिटवीन द सेल्स जो है मौजूद होता है। अब ये वैक्यूल जो है इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर फॉर्म में इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, जिस तरह इसमें जो है प्लांट सेल में दिखाया गया है, दिस वन इज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल जो यहाँ पे वाइट कलर से आपको शो किया गया है, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल जो है एक प्लांट सेल में सेंटर में मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये ओनली प्लांट सेल में मौजूद होता है। अब इसको कब जो है डिस्कवर किया गया, 1665 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो है सेल वॉल को डिस्कवर किया। अब जो सेल वॉल होता है इसकी जो सेल्स जो पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं इसके, मिडल लेमला, प्राइमरी वाल एंड सेकेंडरी वाल। अब मिडल लेमला कौन सा पार्ट होता है, तो वो पार्ट जिसके ज़रिए जो है जो प्राइमरी वाल और जो सेकेंडरी वाल होता है उसके सेल एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं, उसको कहेंगे मिडल लेमला। मिडल लेमला की जो लेंथ होती है दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, और ये इसका फंक्शन क्या होता है, जो सेल्स होते हैं सेल वाल के उसको पैक्ड फॉर्म में रखे हुए होता है। देन इसके बाद जो पार्ट होता है सेल वाल का दैट इज़ प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल की जो डेवलपिंग सेल्स होते हैं, इनिशियली फर्स्ट जो सेल्स बनते हैं उसको कहेंगे प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल वो सेल्स होते हैं जिसमें जो इनिशियली बनते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है, और ये मोस्टली इलास्टिक होते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। इसकी कंपोजिशन में जो है सेलुलोज मौजूद होता है, पेक्टिन कंपाउंड्स होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स और हीमी सेलुलोज होते हैं। देन लास्ट वन जो इसका पार्ट होता है सेकेंडरी वाल। तो सेकेंडरी वाल की जो थिकनेस होती है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाल ज़्यादा होती है, वो जो है 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी जो है थिकनेस होती है, और ये
रिजिड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी कंपोजिशन में जो है सेलुलोज मौजूद होता है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हीमोसेलुलोसिस होती है, और इसके अलावा जो है स्मॉल अमाउंट में इसमें मिनरल साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सम सिलिका जो है इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सेल वाल को शो किया गया है, दैट इज़ प्लांट सेल में जो है सेल वाल जो है यहाँ पे ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों जो है प्लांट सेल में जो है सेल वाल मौजूद होता है। तो इसकी मौजूदगी की वजह से, यानी कि जो मोस्ट इसकी कंपोजिशन में ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज मौजूद होता है। सेलुलोज क्या करता है, ये पूरा सेल जो होता है उसको एक स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्ट करता है। जो सेल हो प्लांट सेल होता है उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसको एक फिक्स शेप भी देता है, जो प्लांट सेल होता है उसको एक फिक्स शेप देता है। अच्छा, देन जो सेल वाल होता है ये फुली परमिएबल होता है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हो, मिनरल्स, वाटर जो है इससे जो है कंप्लीटली जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्गेनल इज़ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी सेल वाल की तरह जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। अब क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तो इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो प्लांट्स होते हैं अपने लिए खुद जो है खुराक तैयार करते हैं, यानी कि जो फूड फॉर्मेशन होती है प्लांट्स में वो इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दीज आर। अच्छा, एज ए होल इसको कहते हैं प्लास्टिड्स, लेकिन इसकी जो सब डिवीज़न की गई है ये 3 टाइप्स में इसकी डिवीज़न की गई है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। अच्छा, तो इसमें जो है आपको जस्ट क्लोरोप्लास्ट को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह होते हैं, इसकी कौन कौन से सेल्स जो है इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज़ क्लोरोपिल। क्लोरोपिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, इसी की वजह से जो प्लांट का कलर होता है वो ग्रीन होता है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, तो दो तरह के मेम्ब्रेन, ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होता है। आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो शो की आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है मोस्टली ये स्मूथ होती है, एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो इरेगुलर फॉर्म में मौजूद होती है। अच्छा, बीच में जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है लिक्विड फॉर्म में, जिस तरह साइटोप्लाज्म का होता है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मौजूद होता है। मैट्रिक्स में इसके अपने सेल्स जिसको मैट्रिक्स को स्ट्रोमा भी कहते हैं। स्ट्रोमा यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का सेल होता है उसकी जो साइटोप्लाज्म होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। अच्छा, फिर इसमें जो कॉइन्स लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स होती है जिसको कहते हैं थाइलेकाइड्स। थाइलेकाइड्स अब क्या होती है, यहाँ पे जिस तरह बंडल आप कॉइन्स को आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख लो, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको एज अ होल नाम देते हैं ग्रेनम का। यानी कि नंबर ऑफ थाइलेकाइड्स, अब उसको जो है सीक्वेंस वाइज इस तरह रख लो, तो उससे क्या बनेंगे, एक ग्रेनम बनेगा। एक जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ जो ग्रेनम जो है वो मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में उसको ये परफॉर्म करते हैं। Okay, this slide also show that different cell organelles have different function, and इसकी जो डिवीजन है वो पे डिफरेंट प्लांट्स में भी जो है वो डिफरेंट है। यानी कि एनिमल सेल्स में कुछ में ये एग्जिस्ट करते हैं, और जो प्लांट सेल्स है उसमें फिर प्लांट सेल्स में मोस्टली जो है क्लोरोप्लास्ट और जो सेल वाल है मौजूद होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं वो उसमें मौजूद नहीं होते। तो
इस स्लाइड में आपको जो है उस डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स है वो दिखाए गए, उसके फंक्शन, फिर ये अब कौन कौन से सेल में मौजूद होते हैं, कौन से सेल में मौजूद नहीं होते, इसको जो है डिटेल के साथ इसमें शो किया गया है। अच्छा, अब जो स्पेशलाइज सेल्स, अब ये स्पेशलाइज सेल्स क्या होते हैं? जिस तरह रेड ब्लड सेल्स है, नर्व सेल्स है, स्पर्म सेल्स है, या जो प्लांट्स के अगर हम ले लें तो रूट हेयर सेल्स, तो इनमें जो है हर एक सेल की फिर अपनी अपनी स्पेसिफिक जो है फंक्शन होता है। यानी उनसे जब टिश्यू बनते हैं, फिर उससे जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनता है एनिमल्स में, तो हर एक सेल की फिर अपनी अपनी स्पेसिफिक फंक्शन होती है, जो उस फंक्शन के लिए फिर स्पेसिफिक होता है। अब जो सेल डिफरेंशिएशन होती है, अब ये क्या है और किस तरह जो है जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ये जब इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है तो फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आती है। अच्छा, फर्स्ट कि जो सेल डिफरेंशिएशन है अभी होता क्या है असल में। सो द प्रोसेस बाय विच सेल्स डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर्स और लॉस सर्टेन स्ट्रक्चर्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। अब ये क्या प्रोसेस इसमें होती है, या तो जो है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो जाएंगी, यानी एक्स्ट्रा से इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी जो पहले से उसमें मौजूद नहीं होंगी, या इसमें कुछ इस तरह अगर पहले से उसके स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स थे वो मौजूद थे, लेकिन वो लॉस हो जाएंगे, यानी वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि फिर वो इस इनेबल हो जाएंगे कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। यानी या तो उसके स्ट्रक्चर में इस तरह की मॉडिफिकेशन आ जाएगी कि वो जो इनिशियल स्ट्रक्चर था उससे चेंज हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, तो फिर उस मॉडिफिकेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, उसकी वजह से फिर वो स्पेसिफिक एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब उन सेल्स को क्या कहते हैं जो डिफरेंशिएशन इसमें हो जाती है, उससे स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं, जो स्पेशल सेल्स होते हैं और एक फंक्शन के लिए फिर वो स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से सेल्स में ये डिफरेंशिएशन होती है और ये कौन किस तरह होती है, तो इस तरह इसमें जो है इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है। अगर एक स्टेम सेल को हम ले लें तो उस स्टेम सेल की डिवीजन जो है डिफरेंट सेल्स में पॉसिबल हो सकती है। यानी अगर एक सेल है स्टेम सेल, तो उससे जो है रेड ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं, प्लेटलेट्स भी। जिस अगर हम नॉर्मल जो है जस्ट ब्लड की एग्जांपल ले लें, तो इसी तरह जो है इससे बाकी सारे डिफरेंट सेल्स भी बन सकते हैं। जिस तरह इसमें जो है एक स्टेम सेल की डिवीजन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में दिखाई गई है। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हर एक की स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो जाहिर है फिर उसका फंक्शन भी उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट होगा। तो हर एक की फिर अपनी अपनी स्पेसिफिक, यानी कि जितना एक उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा उसी के मुताबिक जो है उसकी फिर स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। अच्छा, अब इसमें जो है एक एग्जांपल्स जो है दो तीन एग्जांपल्स दी गई है कि किस तरह कौन कौन से सेल्स में ये मॉडिफिकेशन हो जाती है, फिर ये मॉडिफाई होके क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें है रेड ब्लड सेल्स की। अब रेड ब्लड सेल्स की जो मॉडिफिकेशन होती है वो तीन तरह की इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब उन तीन मॉडिफिकेशन की वजह से ये इसकी जो फंक्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है। वो कौन सा होता है? इनिशियली इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद होता है, बाकी सारे जो सेल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो उस हीमोग्लोबिन को कैरी, यानी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसको लंग से, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको लंग से जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को में जो है सप्लाई करना, ये रेड ब्लड सेल जो है परफॉर्म करता है। दूसरा इसमें जो मॉडिफिकेशन आती है वो न्यूक्लियस का, यानी कि इसमें न्यूक्लियस जो है जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसका फंक्शन क्या होगा, यानी कि ये तो एडाप्टेशन इसमें आ गई, लेकिन इसका
अब फ़ायदा क्या होगा इसको, तो अगर उसमें जो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इस वजह से इसकी एबिलिटी ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन जो है वो एज़ कम्पेयर टू इनिशियल स्टेजेस वो और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो ज़्यादा अमाउंट में फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा लंग से जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। अच्छा, थर्ड जो इसमें एडाप्टेशन आती है दैट इज़ सर्कुलर बाई कनकेव शेप, यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर में भी देख लें, दैट इज़ इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बाई कनकेव शेप का होता है। अब बाई कनकेव शेप में होने की वजह से इसका यूज़फुलनेस क्या है, तो बाई कनकेव शेप में इसकी जो वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो होती है ज़्यादा होती है, यानी अब इसकी एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग विद ऑक्सीजन जो है ज़्यादा हो जाती है, यानी इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो अब इसके साथ जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो जाएगा, फिर उसकी ज़्यादा अमाउंट में फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। अच्छा, नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं वो है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल जो प्लांट में मौजूद होते हैं, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन होती है, तो फर्स्ट इसमें जो एडाप्टेशन होती है दैट इज़ लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स, यानी जो इसके जो सेल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म, यानी अभी जो हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है वो मौजूद नहीं होता, जस्ट हॉलो ट्यूब्स होती है। तो अब इसकी फंक्शन में क्या जो है यूज़फुलनेस आती है, तो इस वजह से ये क्या करता है, इसकी वजह से जो वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ईज़िली जो है हो जाती है थ्रू जाइलम। अच्छा, दूसरा इसमें जो मॉडिफिकेशन होती है दैट इज़ लिग्निफाइड वाल्स, यानी जो इसके जो वाल्स होती है, यहाँ पर भी इसको शो किया गया है कि जो लिग्नीन रिंग्स इसमें मौजूद होते हैं। जो जाइलम वेसल्स होते हैं उसमें लिग्नीन रिंग्स होते हैं। अब इन लिग्नीन रिंग्स का क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है जाइलम वेसल को कोलेप्सिंग से, यानी आज अगर हम सोचें कि ये इतने बड़े बड़े जो प्लांट्स है या जो बड़े बड़े ट्रीज है किस तरह जो है इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में जो है बिल्कुल खड़े रहते हैं, तो ये इसी लिग्नीन रिंग्स की वजह से होता है कि ये लिग्नीन रिंग्स क्या करते हैं कि जो जाइलम वेसल्स होते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं, और इसी की वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, प्लांट्स को, ट्रीज को। अच्छा, थर्ड एग्जांपल जो इसमें है दैट इज़ रूट हेयर। अब रूट हेयर सेल जो है कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में इस तरह जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। अब ये किस तरह बनते हैं, तो ये उन्हीं सेल्स की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, यानी अगर ये एक सेल है तो यहाँ से इस ये मॉडिफाई होके इस सेल यहाँ पे एक लॉन्ग नैरो जो है टाइप स्ट्रक्चर जो है ये बना लेता है। अब ये क्या करता है, इसकी फंक्शन क्या होता है, तो ये मोस्टली सरफेस एरिया जो है इसको इंक्रीज़ करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने का क्या फ़ायदा होगा कि अगर एक प्लांट है तो एक वो उसकी कनेक्शन जो होगी सॉइल के साथ, तो सॉइल से ये ज़्यादा अमाउंट में फिर यहाँ पर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो रेट होगा या जो बाकी सारे मिनरल साल्ट्स है सॉइल से, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है इन्हीं रूट हेयर सेल्स की वजह से फिर ज़्यादा अमाउंट में होगी। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, फिर उसकी ऑर्गेनल्स, फिर उसमें जो है एडॉप्टेशन जब आ जाती है तो किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है किस तरह जो ये बनती है, सेल यानी कि अगर सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो किस तरह जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये अपना रोल प्ले करता है, किस तरह फंक्शन में ये अपना रोल प्ले करता है, तो ये हमने जानना है। अच्छा, तो सेल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो सेल जो एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वो पेयर एक दूसरे यानी कि सिमिलर सेल्स
और सिमिलर फंक्शन भी उसका, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अगर एग्जांपल हम इसमें ले लें तो मसल सेल्स, यानी कि हमारे जो मसल सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज से जो है बने हुए हैं, तो यही कनेक्टिव सेल्स जो है कंबाइन होके कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं। इसी तरह जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें जो है एडिपोज टिश्यूज जो है मौजूद होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू किस तरह बनते हैं, ये एडिपोज सेल्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होके जो है ये एडिपोज टिश्यू बनाते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं। दूसरा द लिनिंग ऑफ द लंग्स, फ्लोएम, फ्लोएम में अगर हम जाइलम और फ्लोएम का अगर हम इस तरह ले लें तो उसमें भी इसी तरह सेल्स, सेम सेल्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फॉर्म में जब मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे टिश्यूज। अच्छा, देन नेक्स्ट जो है ऑर्गन। अब ऑर्गन किस तरह बनते हैं, डिफरेंट टिश्यूज में कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। जब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक फंक्शन जो है परफॉर्म करे तो उसको हम कहेंगे ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या होता है, और एन ऑर्गन इज स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जिस तरह हार्ट की अगर हम एग्जांपल ले लें तो हार्ट जो है इसमें पेरिकार्डियल टिश्यूज जो है इसमें मौजूद होते हैं। दूसरा इसमें जो मसल्स के टिश्यूज होते हैं, जो इसके अलावा जो है इसमें जो आर्टरीज और वेंट्रीज होती, आर्टरीज और वेंट्रीज सॉरी आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स जो मौजूद होते हैं हार्ट में। तो फिर यही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो है एक ऑर्गन में वेल कंबाइन होके जो है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, तो इससे एक ऑर्गन बनता है। इसी तरह अगर हम लंग की एग्जांपल ले लें, ब्रेन की, लीफ की, प्लांट्स में जो है लीफ की, रूट की, तो इस इन सब में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो है कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है फिर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर हम इस तरह एग्जांपल ले लें ऑर्गन की, जिसमें स्टमक की एग्जांपल ले लें, तो स्टमक जो है ये क्या है, ये एक ऑर्गन है। ये बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से। फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स टिश्यू से ये बना हुआ है। देन लूज कनेक्टिव टिश्यू मसल इसमें होते हैं, नर्वस टिश्यूज इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड, जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। देन कोलोमनर एपिथेलियल भी इसमें मौजूद होता है। अच्छा, अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, सो ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हम ले लें, हार्ट का ले लें या जो है स्टमक का, लंग्स का, तो ये सारे जो है क्या एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जिस तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन्स हैं ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, इसकी आपको डिफरेंट बॉडी में फिर उसकी लोकेशन जो है डायग्रामेटिकली इसमें शो किया गया है। अच्छा, तो अब किस तरह जो है ऑर्गन्स कंबाइन होके एक ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो अगर हम एग्जांपल ले लें किस चीज़ की, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्टली जो है ये 4 ऑर्गन्स जो है मौजूद होते हैं, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये 4 जो है ऑर्गन्स कलेक्टिवली जब एक फंक्शन को परफॉर्म करे तो उससे बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी अपने जो है ऑर्गन्स है। अच्छा, ये जो है ये पूरा सेल के बारे में था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल, इट्स डिफरेंट ऑर्गेनल्स एंड देन जो ऑर्गेनिज्म की उसके बॉडी पार्ट्स जो है इससे बनते हैं। तो ये पूरा जो है इसकी एक्सप्लेनेशन थी।